जय हिंद साथियों। तो आज फिर से हम यानी साइंस क्लास 10th का जो है पार्ट 3 लेकर के आए हैं। जो VBI गेस क्वेश्चन है उसके सीरीज़ को लेकर के आए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर से हम इस वीडियो को आज पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो करा चुके हैं, जिसमें आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ताकि उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम दिए हैं और आप लोगों को यानी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। यानी टोटल हम 50 से 60 क्वेश्चन करवाएंगे और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से लड़ने का 100% गारंटी देंगे। काहे कि क्वेश्चन यानी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन सब काफ़ी बार आ चुका है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में देखिए, हम एक बार इस सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट करवाएंगे, काहे कि टाइम को हम देखते हुए समय भी नहीं है। इसके अंतर्गत हम इसको यानी सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा और याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोग को लास्ट कंडीशन है कि आपको याद करना है। यानी अब हम लोग आप समझा नहीं पाएंगे, कारण है कि आप अगर समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिस कारण से आप लोग की और ज़्यादा तो टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम देरी ना करते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्या कहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी जब किसी प्रकाश का भी अगर कण क्या कर रहा है, किसी किरण किसी कण पर पड़ती है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाती है। फैलने की इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहा कि जो मान लीजिए किसी भी किरण पे हम कोई कण डालते हैं और उसका जो है तो लाइट यानी प्रकाश विभिन्न दिशा में फैल जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एमीटर यानी एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। क्या कहा, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए क्या कर रहा है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी परिपथ की धारा मापी जाती है। क्या कहा कि एक ऐसा यंत्र है यानी मशीन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो एमीटर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि एमीटर यानी विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो एमीटर से याद रहेगा। फिर वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है। यानी क्या कहा कि अगर मान लो कि जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो किस यंत्र द्वारा, तो आप लोग देख लीजिए क्या है, वोल्टमीटर द्वारा। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है दूसरा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी तरह से वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर तीसरा कर रहा है कि इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। क्या कहा, इसका स्केल कैसा होता है, एम्पियर में अंकित होता है। उसी तरह से क्या करा इधर कि इसका स्केल वोल्टमीटर में अंकित होता है, यानी वोल्टमीटर में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, यानी आगे आप लोगों को बायोलॉजी का एक क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। तो लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। क्या कहा है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए अंतर क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसमें केवल एक जनन भाग लेता है। यानी लैंगिक में क्या होता है, सिर्फ एक जनन भाग लेते हैं, और अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में जनन में दो जनक भाग लेते हैं। यानी इसमें दो जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, और अलैंगिक में यानी अलैंगिक के अंदर कह रहा है कि अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु कोई भी भाग नहीं लेता है। उसी तरह तीसरा कह रहा है कि लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान का गुण उनके जनकों से भिन्न होता है,
अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान का गुण उनके जनकों के समान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह से रट लीजिएगा। क्या है कि एग्जाम के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, एनोडीकरण को परिभाषित करें। क्या है? एनोडीकरण को परिभाषित करें तो एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इस परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संरक्षण रुक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहा है कि एनोडीकरण कि अगर मान लीजिए कि किसी भी खुली हुई यानी एल्युमिनियम पे कोई खुली हुई धातु है और उसको हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसके सतह पर क्या हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बैठ जाती है, और इसी परत को हम एल्युमिनियम धातु से संरक्षण, और इसके कारण एल्युमिनियम धातु का संरक्षण रुक जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन भी मेरा वही है। क्या कर रहा है कि जस्टीकरण क्या है? जस्टीकरण को परिभाषित करें तो धातु किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में यानी डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है। इस वस्तु का जस्तीकरण या ग्लैवनाइजेशन कहा जाता है, यानी इसी को ग्लैवनाइजेशन भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? तो मिश्र धातु क्या है सो देखिए मेरा। तो देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु समान मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्या हो, धातु अथवा अधातु दोनों का मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर, ETC यानी इत्यादि, ये सब मेरा क्या चीज़ है, इसका उदाहरण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बाकी सभी तरंगों से अधिक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि क्या कर रहा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बाकी सभी तरंगों से अधिक होता है, क्यों? तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य सभी तरंगों से अधिक होता है क्योंकि यह दूर से भी आसानी से दिखाई पड़ता है। इसलिए रेलवे के सिग्नल में भी लाल रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्या कहा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य सभी रंगों से क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण से इसको क्या करते हैं, क्योंकि यह दूर से भी आसानी से दिखाई पड़ती है और इसलिए रेलवे के सिग्नल में भी लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को पहले ही लिखा हुआ है कि VVI क्वेश्चन। तो देखिए क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस विधि एवं उपयोग को, उल्टा बोला गया। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखें, यानी इसकी क्या विधि और कैसे इसका उपयोग करते हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो देखिए क्या कहा कि जिप्सम जो है उसको अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। उसके बाद कह रहा क्या कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रा है। क्या है? हाइड्रेट है। क्या है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है होता है। इसका सूत्र CaSO4.12H2O होता है। तो इसमें लिखा हुआ है CaSO4
का होल टू एस डॉट H2O, इस तरह से। नहीं तो यहाँ देखिए वही चीज़ को लिखा गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये क्वेश्चन का यानी फॉर्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका एक समीकरण भी दिया गया है। तो समीकरण क्या कहता है, CaSO4 डॉट 2H2O और हीट कितना पड़ा है, तो बोला है 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस जब हीट देंगे तो किसका निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। और इसके अंदर हमको कहा क्या कि इसका उपयोग क्या है, तो चलिए हम उपयोग के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला देखिए क्या कर रहा है, मूर्ति बनाने में। तो कोई भी मूर्ति बनता है तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, क्या, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। और तीसरा मेरा क्या है कि घरों के कलर करने में, यानी घरों को जो हम कलर करते हैं उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे मान लीजिए कोई घर को रंगते हैं तो कहते हैं ना बिरला व्हाइट या पुट्टी, इसी तरह का होता है वही सब। तो ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। तो चलिए अगला देखिए, और अगले क्वेश्चन भी वही उसी टाइप का और काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी विरंजक चूर्ण। तो देखिए कि कितना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार देखिए कि 100% हमको लगता है कि आ ही जाएगा। देखिए आप लोग को है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कि कभी भी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग जितने क्वेश्चन उस सब को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो क्या करा है देखिए, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखिए। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो क्या कहा है कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो CaOH का होल टू एस प्लस Cl2। तो जब इसका यानी प्रक्रिया कराएंगे 40 डिग्री पर गर्म करके तो क्या बनेगा, CaOCl डॉट Cl प्लस H2O। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CaCl2 यानी हम इसको लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा CaOCl2, यानी 2 बार है, देख लीजिए आप लोग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसका क्या करा है कि इसका यानी हम इसका गुण देखेंगे कि इसका गुण क्या है, क्योंकि गुण भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग अधिकतर हम यानी इसको 5 नंबर में ही देखिए, क्योंकि 5 नंबर में काफ़ी आने का चांस है इस क्वेश्चन का। तो देखिए विरंजक चूर्ण का गुण, यह पहला में यह एक सफ़ेद चूर्ण है। क्या कहा कि यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन गैस गंध होती है। क्लोरीन जैसी गंध होती है। कैसी होती है, क्लोरीन जैसी गंध होती है। तो देखते हैं चूने को ही हम लोग कहते हैं यानी विरंजक चूर्ण। तो सब तरह का होता है, चूना की तरह ही होगा। देखिए अब इसका क्या कहा उपयोग, तो उपयोग क्या क्या करते हैं सो देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कीटनाशक के रूप में, दूसरा कागज एवं कपड़ों को विरंजक करने में, यानी विरंजक करने में। तीसरा क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। क्या कहा, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए धातु एक बार अधातु है। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इधर अधातु में चमक नहीं होती है। दूसरा क्या करा है कि धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होता है, यानी धातु होता है क्या कि विद्युत का धनात्मक होता है और धातु प्रायः विद्युत का ऋणात्मक होता है। धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, यानी कुचालक होता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को यानी आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग जिस तरह की परिभाषा पढ़े हैं उस तरह का ही लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग को अगर मान लीजिए कि पहले का ही याद है तो उसको, लेकिन क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन मेरा कौन सा है, क्वेश्चन के हिसाब से अपना आप लोग नोट में से जो आंसर लिखा है वो याद कर लीजिए। अन्यथा क्या होगा कि अगर जो जिसका नहीं मिलता वो इसमें से लिख लीजिए, लेकिन याद करके जाइए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आप लोग तो देखने से पता चल गया होगा कि क्या है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? क्या कहा है? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो क्या कर रहा है, और इसके कारण यानी इसके कारण एवं निवारण को लिखे, यानी इसके क्या कारण और निवारण है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, मानव नेत्र में उत्पन्न इस दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी क्या कहा कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु यानी जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में कह रहा है कि इस दोष के होने का निम्नलिखित कारण है। तो पहला क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र का गोलक जो है वह क्या जो है लंबा हो जाना। दूसरा, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। क्या? लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। और देखिए इसका निवारण भी दिया है। तो निवारण क्या है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए विपरीत व्यक्ति को अवतल लेंस से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा कि इस दोष के निवारण के लिए हमको क्या कर रहा है कि पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, यही कहा है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि चालक से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग तो आसान भाषा में समझा दीजिएगा कि चालक क्या है। कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश या विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाता है। यानी क्या होता है इसमें, यानी धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होता है इसमें, यानी धारा जल्द आ जाता है। तो जिसमें आवेश आ जाए वो सब क्या होता है? मेरा चालक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके निवारण एवं यानी इसका क्या कारण है और इसका निवारण कैसे किया जाता है वही का है। तो देखिए वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, मानव में उत्पन्न इस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष के होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, यही है इसका यानी क्या चीज़ है? कारण है। यानी कि आप हम बोल देते हैं कि आसान से जैसा परिभाषा लिखे होंगे उस तरह से हम बोल देते हैं कि वैसा दोष जिसमें यानी जो पीड़ित मेरा आँख है जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और इस दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए कि जरा दूरदृष्टिता या दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं निवारण को लिखे। तो वैसा दोष जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु दोनों ही साफ साफ दिखाई नहीं देती है जरा दूरदृष्टिता या दूरदृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहा है कि इसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है न तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इस दोष का क्या कारण सो देखिए, कहती है क्या कर रहा है कि सिलियटी
मांसपेशियों की समंजन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? घट बढ़ जाना, यानी वो एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा, यानी फोकस उसका बार बार चमकता रहता है। तो देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं। तो इसका निवारण क्या होता है? तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को बाइफोक्सी लेंस का से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी इसमें क्या है, दोईफोक्सी जिसको कहते हैं उसी को बाइफोक्सी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया होगा, सॉरी आप लोग को नहीं दिखा होगा, देख लीजिए, फिर से हम बोल देते हैं। क्या कहा है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को बाइफोक्सी लेंस या द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, उसी को कहते हैं। तो देखिए, तो हम क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन को अगले क्लास में लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मेरा तो यही एक मान्यता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी आप लोग को तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से फिट करके क्वेश्चन मिला है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले क्लास में सारे वीडियो में हम अच्छी प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।